आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 9 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है वह दस्तूर जारी है। बिहार में एक बेहद मशहूर जिला है, बिहार की राजधानी भी है पटना, और इसी पटना में एक थाना लगता है बेलछी थाना, और इसी थाना क्षेत्र में एक गांव है कुरारी गांव। और मैं बात इसी साल 2024 के इसी मार्च महीने की कर रहा हूँ। इसी मार्च महीने में इसी कुरारी गांव में एक पानी का टैंक बना हुआ है ताकि आसपास के लोग उस पानी के टैंक से पानी ले सकें, और कभी ऐसा वक्त आए कि कई नलकूप जवाब दे जाए तो बगल में ही एक अच्छी खासी गहराई वाली बोरिंग का एक ट्यूबवेल भी लगा हुआ है, तो वहाँ से गांव वालों की मदद भी हो जाती है। तो जब पानी की टंकी बनी है तो आसपास के कुछ लोग इस टंकी के पास आते जाते भी हैं। ऐसे ही इसी मार्च महीने की बात है, एक शख्स पानी की टंकी के पास आता है। आने के बाद उसे कुछ अजीब सी दुर्गंध महसूस हुई। अब दुर्गंध महसूस हुई तो फिर उसने सोचा कि चलो देखते हैं क्या है, क्योंकि अगर कोई जानवर वगैरह मरा पड़ा होगा तो फिर जो पानी है पूरा बेकार हो जाएगा, और जैसे जैसे वो जानवर सड़ेगा तो पूरी टंकी खराब हो जाएगी। तो बदबू है तो एक काम करते हैं, चलते हैं और देखते हैं, और जो कुछ है उसे निकालते हैं। इसी सोच के साथ वो जो गाँव वाला आदमी था उस पानी की टंकी के अंदर झांकता है कि अंदर क्या है देखें। लेकिन जैसे ही वो अंदर झांकता है, अंदर उसने जो कुछ देखा उसके मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि अंदर जो पानी था लगभग लाल हो चुका था और अंदर एक फूली हुई लाश पड़ी थी। अब पानी की टंकी, उसके अंदर पूरा खून, अंदर एक लाश, वो भी एक लड़की की लाश। फौरन उसने गांव वालों को बताया। गांव वाले भी भागे भागे पहुंचे। इसी बीच जो गांव के मुखिया थे उन्होंने पुलिस को फ़ोन कर दिया बेलछी थाने में। अब बेलछी थाना जब ये बात सुनता है वो भी भागा भागा पहुंचता है। पहुंचने के बाद उसने भी देखा कि अंदर एक बॉडी है। तब तक वहां पे गांव वालों की भीड़ लग चुकी थी। पुलिस वालों ने गांव वालों की भीड़ को हटाया, और हटाने के बाद पहले तो बॉडी को उस टैंक से बाहर निकाला। निकालने के बाद बॉडी को जब देखा तो पता चला कि ये किसी लड़की की, जिसकी उम्र बामुश्किल 20 से 22-23 साल रही होगी, ऐसे ही किसी लड़की की लाश है। उसकी गर्दन पे एक कट का निशान है, और जो ये टंकी में खून फैला हुआ है, ये खून उसी गर्दन की कट से रिसा हुआ है। अब एक तरफ बॉडी अपने कब्जे में ली, उसको बाहर निकाला। उसके बाद कुछ पुलिस वाले उस पानी की टंकी की तलाशी लेते हैं कि अंदर कुछ सबूत या फिर कोई चीज़, या फिर हो सकता है मर्डर वेपन भी इसी में फेंका हो। आधे घंटे तक उस टंकी को बाकायदा चेक किया गया, क्योंकि जो पानी था वो खून से लाल हो गया था, तो ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता तो थी नहीं। तो अंदाज के हिसाब से हर जगह पे हाथ से चेक कर करके चेक किया गया कि कुछ मिल जाए। बदकिस्मती से उस पानी की टंकी में कुछ मिला नहीं। उसके बाद पुलिस वालों ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इधर ये खबर गांव में फैल गई कि एक लड़की की लाश मिली है। इधर बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बड़ी ही हैरान करने वाली थी, क्योंकि लड़की की गर्दन को जो काटा गया था वो किसी बेहद शार्प ऑब्जेक्ट से काटा गया था, यानी कोई ऐसी चीज़ जो नॉर्मली नहीं मिलती। क्योंकि हर मर्डर वेपन, चाहे वो चाकू हो, चाहे खंजर हो, चाहे आरी हो, चाहे दराती हो, हर मर्डर वेपन या फिर हर ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें शार्प एक धार लगी होती है, ऐसी चीज़ों की काटने का जो तरीका होता है अलग होता है। जैसे जो छुरा होता है जब वो काटता है तो तिरछा काटता है, उस पर टाके नहीं लग पाते। चाकू जब काटता है तो काट तो देता है, लेकिन अगल बगल का इलाका या फिर जो गैप होगा काटने का वो थोड़ा सा चौड़ा होता है, क्योंकि चाकू जो होती है थोड़ी सी मोटी होती है। लेकिन इस लड़की की गर्दन पे जो काटने का निशान था वो किसी बेहद पतले ऑब्जेक्ट से था, जैसे किसी धागे से कोई चीज़ काटा गया हो। जो एक धागा आता है बेहद तेज़ मांझा, कुछ ऐसी चीज़ से काटा गया था। तो पुलिस वाले जब ये चीज़ देखते हैं थोड़ा सा हैरान होते हैं कि ये कौन सा मर्डर वेपन है। आमतौर पे गांव में चाकू होते हैं, खंजर होते हैं, कुल्हाड़ी होती है, लेकिन ये तो बड़ा शार्प ऑब्जेक्ट है। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल था कि ये मरने वाली लड़की कौन है। तो पुलिस वालों ने अब तफ्तीश शुरू की। सबसे पहले गांव वालों से पूछा कि क्या किसी के घर की कोई लड़की गायब है, या फिर इस लड़की को कोई पहचानता है। गांव वालों से जब ये पूछा गया तो पुलिस वालों को उम्मीद थी कि शायद कोई ना कोई तो जानता ही होगा, लेकिन कहीं से कोई जानकारी नहीं मिली। अब कहीं से कोई जानकारी नहीं मिली, पुलिस वाले परेशान।
उन्होंने आसपास के तमाम गांव में इत्तला किया कि हो सकता है कि किसी दूसरे गांव की हो, कोई आया हो, मार के फेंक दिया हो। लेकिन वहां से भी हाथ खाली। इधर वक्त गुजर रहा, मरने वाली का कुछ पता नहीं चल रहा। एक दिक्कत और थी कि अगर 72 घंटे के अंदर मरने वाली की जो शिनाख्त वो नहीं हुई तो फिर पुलिस वालों को ही बॉडी का अंतिम संस्कार करना होगा। ऐसे हाल में फिर 1-2 दिन बाद अगर पता भी चल जाए तो फिर परिवार वाले आए तो उन्हें बॉडी भी ना मिले, तो ये भी एक दिक्कत। बहरहाल पुलिस वाले जांच पड़ताल कर रहे हैं, तफ्तीश कर रहे हैं, कहीं से कोई सुराग नहीं, कहीं से कोई सबूत नहीं। वक्त गुजर रहा, पुलिस वालों के हाथ खाली हैं। इसी बीच एक अफवाह गांव में बड़ी तेजी से उड़ी, उस पूरे थाने क्षेत्र में कायदे से। आसपास के लोगों ने अफवाह उड़ा दी कि जो लड़की थी उसके साथ किसी ने रेप किया था, और रेप करने के बाद उस लड़की को, चूंकि अब रेपिस्ट को जानती थी, लड़की जाके गवाही दे देती और उसकी पहचान हो जाती, लिहाजा उस लड़की को मार दिया गया और पुलिस वाले उस रेपिस्ट को बचा रहे हैं। अब ये खबर जब आसपास के इलाकों में फैली और ये अफवाह उड़ी तो पुलिस वालों को लगा कि ये कौन सी आफतान पड़ी। पहले तो ऑलरेडी हम परेशान थे कि मर्डर वेपन क्या होगा, दूसरा लड़की कौन है, मरने वाली लड़की कहाँ से आई है, तीसरा कातिल तो अभी कुछ अता पता ही नहीं है, चौथा अभी अफवाह कहाँ से फैल गई, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप और ऐसी किसी चीज़ का जिक्र था ही नहीं, तो फिर ये अफवाह कैसे। और अफवाह अगर 1-2 मुंह पे हो तो बंद भी किया जाए, ये तो पूरा का पूरा गांव अब गुपचुप तरीके से कह रहा। बहरहाल पुलिस वालों ने कहा कि इसको छोड़ो, केस पे ध्यान दो, केस सुलझ जाएगा तो ऐसी अफवाहें अपने आप दब जाएंगी। उन्होंने अब पूरे इलाके में जब पता कर लिया और कहीं से इस लड़की के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, तो फिर उन्होंने आसपास के थानों में भी इत्तला कर दिया कि आप अपने थाने में आने वाले गांव और इलाकों में पता कीजिए कि क्या कोई ऐसी लड़की गायब है। साथ ही इस लड़की की तस्वीरें भी भेजी। अब अगल बगल के जो थाने थे उन्होंने भी अपने अपने गांव में भेजा, अपने अपने पहचान के लोगों के पास उस तस्वीर को भेजा कि क्या आपके गांव में ऐसी कोई लड़की थी। अब हर गांव में एक आध लोग ऐसे होते हैं जो पुलिस वालों से थोड़ा सा टच में रहते हैं। तो ऐसे एक थाना है जिसका नाम है भदौर थाना। जो बेलछी थाना था, इसने भदौर थाने में भी तस्वीरें भेजी, वहाँ पे भी तस्वीरें गई। वहाँ पे जाने के बाद भदौर थाने ने भी अगल बगल और अपने थाना के जितने भी गांव थे, जितने भी इलाके थे, वहाँ पे तस्वीरें भेजी, इस उम्मीद में कि शायद पता चले। तो ऐसे ही तस्वीर अलग अलग गांव में जाने के बाद एक गांव है इसी भदौर थाना क्षेत्र में, माया बीघा, उसी गांव में भी जाती है। अब माया बीघा गांव में जब तस्वीर गई लड़की की, और वहाँ के जो प्रधान थे और ऐसे लोग जो व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह चलाते थे, जब वहाँ तक तस्वीर पहुँची तो उस तस्वीर को देखने के बाद कई लोगों के माथे पे सिकन थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद वो इस लड़की को जानते हैं। क्लियर तो नहीं पता, लेकिन जानते जरूर हैं। उन्होंने फिर आपस में चर्चा करनी शुरू की कि ये लड़की कौन है, इस लड़की को क्या हम जानते हैं। ऐसे ही खबर फैलते फैलते आपस में डिस्कस करते करते इसी बीच किसी ने कहा कि अरे ये तो बधुनी है। अब बधुनी कौन? तो किसी ने कहा रूबी की बेटी जो गायब हो गई थी, ये तो वही लग रही है, डील डौल से, शकल सूरत से। अब ये खबर फिर जो भदौर थाना है वहाँ पहुँचा। थाने वाले अब जो बधुनी है उसके घर पे आते हैं। इत्तेफाक से बधुनी की माँ जो रूबी है वो मिलती है। उससे पूछा गया कि बधुनी कहाँ है। जब ये चीज़ पूछी गई तो बधुनी के माँ ने हैरान करने वाला जवाब दिया। उसने कहा कि साहब क्या बताऊँ, कुछ बता ही नहीं सकती कहाँ गई। अब पुलिस वालों ने कहा कि ये कैसा स्टेटमेंट है, एक लड़की के बारे में, खासकर लड़की का बात हो तो एक आदमी मान सकता है कि लड़का कहाँ गया किस पता नहीं, लेकिन गांव में एक लड़की कहाँ गई ये बात माँ ऐसे बोले तो बड़ा हैरान करने वाला मामला था। पुलिस वालों ने जब पूछा कि कहाँ गई तो फिर रूबी ने एक कहानी सुनाई और कहा कि साहब मेरी जो बेटी है, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन आप पूछ रहे तो बता दे रही हूँ, वो एक बार भाग चुकी है और भागने के बाद 1 साल तक वो आई ही नहीं थी। हमने तमाम तरीके से कोशिश की उसको ढूंढने की, पता करने की। 1 साल तक गायब थी, अभी चंद दिनों पहले आई थी, अब 2-3 दिन से फिर गायब है। तो हम यही मान के चल रहे हैं कि शायद फिर से भाग गई होगी किसी के साथ। बाकी अब क्या ही बोले। अब रूबी ने जब स्टेटमेंट दिया तो फिर पुलिस वाले भी परेशान। उन्होंने गांव में पता करना शुरू किया कि क्या इस बात में सच्चाई है कि जो बधुनी है वो भाग गई थी।
आसपास के तमाम लोगों ने कहा कि हाँ, जो बधुनी है 1 साल पहले भाग गई थी और अभी भी गायब है। अब स्टेटमेंट जब तमाम लोगों ने दिया तो फिर पुलिस वालों ने कहा कि एक काम करते हैं, जिस लड़के के साथ वो भागी थी उसके बारे में पता करते हैं। फिर गांव वालों को भरोसे में लेके पुलिस वालों ने ये पूछना शुरू किया कि जिसके साथ भागी थी वो कौन था। तो फिर पता चला कि वो तो गांव का रहने वाला संजीव था। अब पुलिस वालों ने संजीव के बारे में पता किया कि वो कहाँ मिलेगा। इत्तेफाक से संजीव जो था वो मिल जाता है। मिलने के बाद अब उससे पूछताछ शुरू, क्योंकि परिवार वालों को डाउट था और साथ ही पुलिस वालों को भी डाउट था। तो जब उससे पूछताछ हुई तो फिर संजीव ने भी अजीब तरह की बातें बोली। उसने कहा कि साहब मेरे साथ भागी थी और हम दोनों शादी कर चुके हैं, और शादी करने के बाद ही हम दोनों तो वापस लौटे थे और इस उम्मीद में लौटे थे कि परिवार वाले हमें स्वीकार लेंगे और इस रिश्ते को एक तरह से स्वीकृति दे देंगे। लेकिन हमें ऐसी कोई चीज़ मिली ही नहीं, लिहाजा हम यहाँ से जाने वाले थे, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड गायब हो गई है। मैं खुद ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ। अब ये तमाम चीज़ जब पुलिस वाले सुन रहे थे तब उन्हें कहीं ना कहीं संजीव की बातों में सच्चाई दिखी। उसके बाद उन्होंने रूबी देवी को फिर से उठाया। उठाने के बाद कहा कि आपकी बेटी की एक तरह से लाश मिली है और आपको कोई दुख नहीं है। और न जाने कितने तरीके से जब घुमा घुमा के पुलिस वालों ने पूछना शुरू किया, तो शुरुआती पूछताछ में जो रूबी देवी है तमाम तरह की बातें करती रही, लेकिन अंत में वो टूटती है और टूटने के बाद गुस्से में कहती है कि ये लड़की इसी लायक थी और अच्छा हुआ मैंने मार दिया, नहीं तो ये बदनामी करवा देती। इतना कहना था कि पुलिस वालों को पता चला गया कि कातिल कोई और नहीं रूबी देवी है। तब फिर उससे पूछा गया कि कत्ल क्यों किया। तब पूरी कहानी जो निकल के सामने आई वास्तव में बेहद हैरान करने वाली और बेहद परेशान करने वाली है। और यहीं से कहानी पहुंच जाती है लगभग 8 साल पहले। 8 साल पहले जो बभनी थी बमुश्किल 12 से 13 साल इसकी उम्र रही होगी। 12 से 13 साल ये क्लास 5th या 6 में पढ़ने जाती थी। पढ़ने के दौरान वहाँ पे कुछ लोग इसके दोस्त भी बने, कई सहेलियाँ भी बनी। और ऐसे ही एक लड़का था जो इससे दोस्ती करता है, जिसका नाम था संजीव। संजीव से इसकी दोस्ती होती। इत्तेफाक से संजीव इसके गांव का ही था, जस्ट थोड़ी दूर पे घर था, लिहाजा दोनों साथ में आते जाते, एक दूसरे के साथ स्कूल जाना, एक दूसरे के साथ वापस आना, टिफ़िन वगैरह भी शेयर करना। अब चूँकि बच्चे छोटे थे, 12-11 साल उम्र थी दोनों की, तो ना ही संजीव के परिवार वालों ने कोई आपत्ति जताई, ना ही जो बधुनी थी उसके परिवार वालों ने कोई आपत्ति जताई। दोनों एक दूसरे के साथ खेलते कूदते बड़े हो गए, धीरे धीरे जवान हो गए। अब बधुनी जो थी वो क्लास 11th में पहुंच गई और जो संजीव था वो भी कायदे से 9th में पहुंची थी बधुनी, और संजीव भी हाई स्कूल वगैरह में था। अब धीरे धीरे जब दोनों जवानी की दहलीज पे कदम रखते हैं, दोनों के अंदर हार्मोन्स सप्लाई होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट जेंडर की तरफ आकर्षण होता है, तो ऐसे में बधुनी भी चाहती है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड बने, संजीव भी चाहता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड बने। अब इस बारे में दोनों ने सोचा कि क्यों इधर उधर जाएं, प्रयास करें, जिसे हम जानते नहीं उससे दोस्ती करें, रिश्ते बनाएं, क्यों ना एक दूसरे से ही कर लें। इसके बाद दोनों एक दूसरे को प्रपोज करते हैं। दोस्ती गहरी थी, अंडरस्टैंडिंग गहरी थी, दोनों में प्यार हो जाता है। प्यार आगे बढ़ता है, दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे। अब बधुनी भी चाहे जब मौका पाती संजीव से मिलने जाती, संजीव भी बधुनी को देखने का कोई मौका नहीं छोड़ता। लेकिन चूंकि गांव का मामला था तो इश्क मुश्क ये तमाम चीज़ें गांव में ज़्यादा देर छुपती नहीं है। देखते देखते बधुनी और संजीव की जो लव स्टोरी थी वो पूरे गांव में मशहूर हो गई। अब लोग तरह तरह की बातें करने लगे। लोग कहने लगे कि बिटिया बदनामी करा रही है, बदचलनी दिखा रही है। इधर जब परिवार वालों को बात पता चली तो बधुनी के परिवार वालों ने रोक टोक लगानी शुरू की। लेकिन तब तक दोनों एक दूसरे के प्यार में इस कदर सीरियस हो गए थे कि अब एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते थे। बधुनी जैसे तैसे करके मौका निकाल के एक दूसरे से बातचीत करती रहती, एक दूसरे से मिलने का कोई बहाना नहीं छोड़ती। इधर परिवार वाले भी लगातार सख्ती बरतते रहते हैं। तो फिर अंत में जब ये लगने लगा कि शायद अब परिवार वाले एक नहीं होने देंगे, तो फिर इन्होंने फैसला किया कि क्यों ना हम दोनों भाग चले, और साथ रहना ही है तो भाग के शादी कर लेते हैं। प्लान के तहत साल 2023 में बधुनी और संजीव भाग जाते हैं। उस टाइम बधुनी की जो एज थी वो 19 यानी 19 साल थी और संजीव भी लगभग उतने का था। भागने के बाद दोनों एक मंदिर में शादी करते हैं और एक दूसरे राज्य शायद दिल्ली चले जाते हैं। वहाँ पे इन्होंने अपनी ज़िंदगी को संभाला और साथ ही वहाँ पे एक दूसरे के साथ वक्त गुजारा।
इधर बधुनी जो थी, अब चूंकि पहली बार घर से बाहर गई थी, पिछले 18-19 साल में वो कभी कहीं गई ही नहीं थी, तो अपने माँ बाप से अलग होने के बाद कुछ टाइम तक तो उसे ठीक लगा, लेकिन धीरे धीरे अपने माँ बाप को मिस करने लगी। 1 साल गुजर गया, यानी साल 2024 आ गया। अब साल 2024 आने के बाद दोनों शादी वगैरह कर ही चुके थे, तो इन्हें लगा कि क्यों ना अब घर चले, माँ बाप को मनाते हैं, क्या पता वो मान जाए, और लीगल तरीके से हम लोग अब शादी करेंगे और घर परिवार से इज्जत से विदा होंगे तो शायद ज़्यादा सही रहेगा। इसके बाद जो बधुनी है वो अपने घर आ जाती है, और अभी चंद दिन पहले की बात है, मार्च महीने में ही आती है। आने के बाद अपने माँ बाप को मनाती है कि मान जाइए, और हम दोनों ऐसे भी शादी कर चुके हैं, बस आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। लेकिन इधर माँ बाप और भाई बहन तो अलग ही तहस में थे। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हें मुझे जो किया वो किया, अब इस लड़के को तुम्हें छोड़ना होगा और तुम्हें दूसरी शादी करनी होगी। इस बात को लेकर गांव में पंचायत भी बैठी। पंचायत ने भी यही फैसला दिया कि बधुनी चाहे तो कहीं और शादी कर ले, लेकिन बधुनी एकदम सच्चे प्यार में पागल, मानने को तैयार नहीं। फिर कहा कि अगर आप लोग नहीं मानेंगे तो मैं चली जाऊंगी। अब इसी बात को सुनने के बाद जो बधुनी की माँ रूबी थी और जो बबलू कुमार था उसका भाई, इन दोनों का गुस्सा फूटता है। दोनों को लगता है कि अगर ये चली जाएगी वापस तो बड़ी बदनामी होगी, और ये नाक कटवा के ही मानेगी, और एक बार ये भाग भी चुकी है, तो एक काम करते हैं, इसको निपटा देते हैं। तो कैसे? तो बबलू कुमार जो था, इत्तेफाक से उसने एक हॉस्पिटल में कंपाउंडर का काम किया था और एक मेडिकल शॉप पे वो जॉब भी करता था। लिहाजा बबलू जो था वो जाता है और वहाँ से एक सर्जिकल नाइफ लाता है, और साथ ही अपने मामा के बेटे को भी शामिल करता है। अब ये तमाम लोग पहले तो एक बार बधुनी से कहते हैं कि क्या तुम मानोगी या नहीं मानोगी। बधुनी साफ साफ इनकार कर देती है। उसके बाद रूबी देवी अपनी बेटी का हाथ पकड़ती है, जो मामा का लड़का था वो पैर पकड़ता है, और बबलू गर्दन पे उस सर्जिकल नाइफ को चला देता है। अब सर्जिकल नाइफ बेहद शार्प ऑब्जेक्ट, बहुत बारीक सा कट लगता है, लेकिन नस कट जाती है, खून निकलने लगता है। फ़ौरन उसे लात फान के लेके जाया जाता है और इसी कुरारी गांव के उसी पानी के टैंक में फेंक दिया जाता है, इस उम्मीद में कि पड़ताल और पहचान होगी नहीं, हम लोग कंप्लेन करेंगे नहीं, मामला रफा दफा हो जाएगा। लेकिन पुलिस वाले इस मामले को बड़ी गंभीरता से लेते हैं, और तब जाके पूरी कहानी निकल के सामने आती है। और यहीं से पता चलता है कि ये जो पूरा मामला था वो ऑनर किलिंग का था, यानी अपनी इज्जत को ध्यान में रखते हुए, या फिर अपनी फर्जी इज्जत कहा जाता है। ऐसे मामले में लड़की बालिग है, नहीं मान रही, उससे पीछा छुड़ाइए, आप जाने दीजिए, रोकथाम करके भी आप क्या ही कर लेंगे। लेकिन लोग नहीं मानते, कत्ल करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझ लेते हैं और सोचते हैं बच जाएंगे। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।